नमस्कार बच्चों, आज क्लास 12 हिंदी गद्यखंड पाठ 5 चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे जी द्वारा लिखित इस पाठ को आप सभी को सुनना है। जानते हैं चार्ली चैपलिन के बारे में। इस पाठ में विष्णु खरे जी ने उनके जीवन मूल्यों को उकेरा है आपके सामने। विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है आज के समय में। 2 महायुद्धों के बाद की दहशत, 9 स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दास्ता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित कर रहा है, ये सब चीजें अपनी फिल्मों में, उसके विकास में, उसका विकास कैसे हुआ, उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक इस पाठ में अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर मिलता है कि अभिनेता होते हुए भी उनके अंदर कितनी इंसानियत कूट कूट के भरी थी। ये सब आपको सुनने को मिलेगा। जानते हैं हास्य फिल्मों के महान अभिनेता माने गए चार्ली चैपलिन। हास्य कला की दुनिया में इनका मुकाबला करने वाला दूसरा कोई अभिनेता पैदा नहीं हुआ, वो संभवतः ना होगा, ऐसा मानना लेखक का है। तो हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म के बारे में, उनके कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा, कहाँ करुणा का भाव होना चाहिए, कहाँ हास्य का भाव होना चाहिए, यानी कि करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। बिल्कुल वैसा भाव प्रदर्शन कर रहे थे जैसे करुणोत्पादक भाव आ ही गया हो। और हास्य यानी कि रुला देना, अपनी फिल्मों से लोग बागों के आंसू भी निकलवा देना, इतना करुण उत्पादक भाव। और हास्य का भाव कि अगर रो रहे हैं तुरंत रोते रोते हंसी भी आने लगे। ऐसे महान अभिनेता हुए ये चार्ली चैपलिन। तो ऐसे दोनों सामंजस्य उनके क्रियाकर्म में, क्रियाकलापों में दिखाई देते हैं, कलाकृतियों में। इसे देखते हुए जिन्होंने उनकी फिल्मों को देखा, तो इसको देखते हुए भारत जैसे मुल्क में, जहां सिद्धांत और रचना दोनों स्तर पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र नहीं होती, बनती भी नहीं है, उसको बांध करके नहीं रखा जा सकता। तो ऐसा कुछ पाठ चार्ली चैपलिन के बारे में विष्णु खरे जी ने ऐसा कुछ पाठ यहाँ पर लिखा हुआ है। कब लिखा था ये पाठ? जब चार्ली चैपलिन की जन्म शती समारोह अपने देश में या विदेशों में भी मनाया जा रहा था, तो उस समय उन्होंने इस पाठ को लिखा था। अब आपको ध्यान से सुनना है। चार्ली चैपलिन के बारे में लिखते हुए विष्णु खरे जी कहते हैं कि यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्म शती का ना होता, हम उसकी 100वीं वर्षगांठ न मनाते होते, फिर भी एक महत्वपूर्ण उनके जीवन से संबंधित घटना घटित हुई थी इस साल। क्या? चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष अगर ना भी होता, जन्म शती ना भी मनाई जाती होती, तो भी आज एक महत्वपूर्ण कार्य था। वो ये था कि आज उनकी पहली फिल्म, जो उन्होंने सबसे पहली फिल्म बनाई थी, मेकिंग ए लिविंग, उसके आज 75 साल पूरे हो रहे थे। यानी कि पौन शताब्दी से यानी 75 साल से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है। दुनिया के सामने उनकी कला है 75 साल से। जिस समय ये पाठ लिख रहे थे, आज तो और भी वर्ष हो गए होंगे। और 5 पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर चुकी है। 5 पीढ़ियां जिन्होंने उनकी फिल्मों को देखा, बच्चे हों चाहे युवा हों चाहे बुढ़े हों, जो भी उनकी फिल्मों को देखते हैं, उनके क्रियाकलापों को देखते हैं, उनके अभिनय को देखते हैं, उनको वो मंत्रमुग्ध कर देते हैं। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ, समय की परवाह नहीं, भूगोल की, संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। रोते हुए चेहरों में हंसी ला रहा है वो चार्ली चैपलिन, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। वो बच्चे जो आज फिल्म देख रहे हैं, हंस रहे हैं उनकी कलाकृतियों को देख करके, वो बुढ़ापे तक उनको भूलने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, उनको भुला नहीं पाएंगे, उनको याद रखेंगे। पश्चिम में, पश्चिमी क्षेत्रों में तो आज के समय में भी चार्ली का पुनर्जीवन होता है। अब पुनर्जीवन का मतलब अधिकतर वहां के लोग, जितने लोग हैं, उनकी एक्टिंग करना चाहते हैं कि चार्ली चैपलिन ने जैसी एक्टिंग की वैसा हम कुछ भी अभिनय में अपने सराकोर करें, उसको हम शामिल करें। यानी कि उनका पुनर्जीवन होता है। उनके अभिनय को लोग बाग अपनी एक्टिंग के रूप में प्रदर्शन करते हैं। आज विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, टेलीविजन का और वीडियो का आज प्रसार हो रहा है अपने देश में, क्या पूरे संसार में,
एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और भी कई दूरसंचार के कार्यक्रमों के माध्यम से चार्ली को आज भी देख सकता है। कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि चार्ली घड़ी सुधारता हुआ दिखाई देता है। कभी कोई खिड़की से निकल रहा है, पीछे से कोई लात मार देता है, वो लुढ़क जाता है, उस तरफ खिड़की के चला जाता है। तो आज भी लोग बाग उनको घड़ी सुधारते हुए या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं, देख रहे हैं। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में लेखक कहते हैं कि उनके जीवन के बारे में कहना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जो कुछ उनके जीवन से मैंने सीखा, समझा, सुना, उनको ही इस पार्ट में लिख रहे हैं। कई फिल्मी दुनिया के जो कलाकार भी हैं, फिल्मी दुनिया के अभिनेता भी हैं, फिल्मी दुनिया के निर्देशक भी हैं, आज भी उनके बारे में पूरी तरीका से अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी उनके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। क्योंकि अभी हाल में उनकी कुछ 50 रील मिली हुई है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, जिनके बारे में कोई जानता नहीं है कि इन रीलों के माध्यम से जो ये रील मिली है, इनमें क्या उसने कहा है, क्या अभिनय किया है, कोई नहीं जानता। तो लेखक का मानना है कि अभी लगभग 50 वर्षों तक काफी कुछ उनके बारे में कहा जाएगा। 50 सालों तक काफी कुछ चार्ली चैपलिन जी के बारे में कहा जाएगा। अच्छा, विष्णु खरे जी कहते हैं कि एक विशेष बात उनकी फिल्मों में देखने को मिलती है, यानी कि उनकी मानना है कि उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, ना कि बुद्धि पर। उन्होंने अपनी फिल्मों में भाव प्रधान फिल्मों का इस्तेमाल किया है। भाव प्रधान फिल्में उनकी हैं, ज्यादा बुद्धि पर जोर नहीं दिया उन्होंने। जैसा अभिनय किया वैसा बस सबको प्रसन्नता लाने के लिए, यानी कि सिर्फ भावना पर आधारित उनकी फिल्में बनी हुई हैं। बुद्धि का उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया ही नहीं है। चाहे कोई भी उनकी फिल्में आप देख लीजिए, कुछ फिल्मों के नाम यहाँ पर है, जैसे मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, द रोबन सील, लास्ट ईयर इन मारियनबोर्ड, द सैक्रिफाइस। ऐसी फिल्में जो इन फिल्मों के नाम जो लिए हैं, तो ये फिल्में जो हैं, ये दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। उच्चतर एहसास, यानी कि इन फिल्मों को बड़े बड़े लोग भी, जिनको हम बहुत बड़े लोग मानते हैं कि ये तो राजनेता हैं, ये महापुरुष हुए हैं, ऐसे हस्तियां भी उनकी फिल्मों को देखना चाहते हैं। चैपलिन का चमत्कार है ये, चैपलिन का यही चमत्कार है, उनकी फिल्मों की ये विशेषताएं हैं कि आज के समय में भी उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीज, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर के, यानी कि उनकी फिल्में आज पागल खाने में दिखाई जाती हैं। जब डॉक्टर लोग पागलों का इलाज करते होते हैं, तो उनकी फिल्मों को दिखाया करते हैं कि उनको देख करके पागल लोग भी हंसने लगते हैं, उनको भी आनंद आता है। कुछ ना कुछ उनका मानसिक संतुलन, डॉक्टरों का मानना है कि इससे सुधर सकता है ऐसी फिल्में दिखाने से। तो उनकी फिल्में पागल खाने में भी दिखाई जाती हैं, चार्ली चैपलिन जी की। तो पागल खाने के मरीज, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर तक और कहीं सूक्ष्म रसास्वादन के साथ देखे जा सकते हैं। आइंस्टीन ने भी इनकी फिल्मों को काफी सराहा दिया, और काफी कुछ बड़े बड़े जितनी हस्तियां हुई हैं, बड़े बड़े लोग इनकी फिल्मों की सराहना करते हैं। लोग बाग बहुत देखना पसंद करें, चाहे वो वैज्ञानिक ही क्यों ना हो। यानी कि लेखक का ये कहना है कि पागल तो देखते ही हैं, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक भी इनकी फिल्मों को देखना पसंद करते रहे। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्मकला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की फिल्मों को तो लोकतांत्रिक बना ही दिया कि सब लोग देखें, चाहे छोटे हो बड़े हो। आजकल की फिल्में तो घिसी पिटी सी आती हैं, लोग बाग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी फिल्मों को पूरा परिवार, पूरा समाज एक साथ बैठ करके देखता है। यानी कि लोकतांत्रिक बना दिया इन्होंने अपनी फिल्मों को, क्योंकि इसमें भाव प्रधान लिए गए हैं, भावना की प्रधानता रही। तो लोकतांत्रिक तो इन्होंने अपनी फिल्मों को बनाया ही, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ दिया। इनकी फिल्मों में अधिकतर दिखाया गया जो उस समय वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, ऐसी भावनाओं को भी तोड़ने का प्रयास किया, समाज को सुधारने का प्रयास किया इन्होंने अपनी फिल्मों में। तो ये अकारण नहीं है। जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वो सोचते हैं कि ये तो भावनाएं बनी रहनी चाहिए। अरे ये नीची जाति का, हम इसके साथ में कैसे बैठे, हम बड़ी जाति के हैं, ये गरीब इंसान है, हमारे बगल में आकर के हम बड़े आदमी के सामने आकर के कैसे बैठेगा। तो कुछ लोग इनको परहेज करते हैं ऐसी चीजों को। तो ये सब घटनाएं महापुरुषों के समय से ही घटित चली आ रही हैं। जिन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया है, उनको कुछ समाज के साथ कुछ धोखा भी मिला है, प्रवंचनाएं भी, कष्ट भी दिए गए समाज के द्वारा।
तो ये तो शुरू से चलता आ रहा। तो जो समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है, उनकी फिल्मों को भी गलत ठहराता है। बताओ, अपनी फिल्मों में इसने ऐसा कैसे कह दिया कि हम बड़ी जाति के लोग नीची जाति के साथ बैठेंगे। आगे लेखक का मानना है, लेखक का कहना है कि चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है। अगर भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बता देता, अब बोलता कुछ नहीं है, इशारे से भी कह देता, उसके इशारे को लोग समझ जाते थे कि ये कहना क्या चाहता है। इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना नंगा है जितना मैं हूं। उसकी ऐसी बातें सुनकर के भीड़ हंस देती है, यानी कि उसका मानना है कि सब एक हैं, राजा और मुझ में, राजा और प्रजा में, गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं है। जैसे संसार में आते हैं उसी स्थिति में संसार से सबको जाना है, चाहे वो बड़ा आदमी हो, राजा हो, चाहे रंग हो, सबका एक सा अंत होना है। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर के कि जितना मैं नंगा हूं राजा भी उतना नंगा है, तो भीड़ हंस देती है। तो कोई शासक हो, कोई महाराजा हो, कोई राजा हो, कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता कि मेरे ऊपर कोई हंसे। लेकिन चार्ली चैपलिन अपने ऊपर हंसने के लिए लोगों को प्रेरणा देते हैं, प्रेरित, मेरे ऊपर हंसो भाई, हंसो। जबकि कोई दूसरे के ऊपर हंसना लोग बात पसंद नहीं करते। एक, अब देखना इनके बारे में, ये कौन थे, कैसे थे। एक परित्यक्ता जिसको समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, निकाल दिया था, इनकी मां को। दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा थे, यानी कि इनकी मां को समाज के द्वारा निकाल दिया गया, तिरस्कृत कर दिया गया, परित्यक्त कर दिया गया। दूसरे दर्जे की स्टेज शो करने वाली इनकी मां थी, शो किया करती थी, उसी से उनका भरण पोषण होता रहता था। लेकिन नाचने गाने के बावजूद इसको लोग गिरी दृष्टि से देखते थे, उसकी मां को, इसलिए समाज से भी उसको निकाल दिया गया। जब समाज से उसको तिरस्कृत कर दिया गया, परित्यक्त कर दिया गया, तो गरीबी में अब उसका जीवन यापन होने लगा। पैसे की जब आमदनी नहीं तो गरीबी की अवस्था उसके मां की, और बेटा अब कैसे उनका पेट भरे, तो भयावह गरीबी उनके जीवन में आ गई। मां पागल हो गई अपनी गरीबी के कारण, अपने बेटे को देख करके कि जैसे तैसे भरण पोषण इस स्टेज शो के द्वारा चलता था, अब वो भी लोग बात करवाते नहीं है, कैसे भरण पोषण होगा। लगातार ये घुटती रही अंदर अंदर, और मां पागल हो जाती है चार्ली चैपलिन की। तो मां पागल होने से, भयावह गरीबी आने से, बचपन से ही संघर्ष की भावना, जीवन में संघर्ष करना है मुझे, ये भाव बचपन से ही उनमें बीजारोपण के रूप में आरोपित हो गए। चार्ली चैपलिन में साम्राज्य, किसी भी समाज के किसी लोगों ने, औद्योगिक क्रांति, कितनी भी क्रांतियां हुई, उद्योगपतियों ने, पूंजीवाद, सामंतशाही से मगरूर, इन सब ने तिरस्कृत कर दिया इन लोगों को, यानी बेटे को और उस पागल मां को। समाज के द्वारा दूर दुराया जाना, समाज इनको हटाता था अपने से दूर। इन सब से चैपलिन को सीख मिल गई कि जब कष्ट का समय होता है तो कोई साथ नहीं देता। आज हमारी गरीब स्थिति है, माँ हमारी पागल है, तो हमें लगातार दिन रात मेहनत करना है, कुछ करके दिखाना, कुछ बन के दिखाना है। तो बचपन से ही उनमें वे जीवन मूल्य मिल गए, उनको जीवन मूल्य के तत्व उनके अंदर आ गए, जो बाद में फिल्मी अभिनेता बन गए लगातार मेहनत के बावजूद, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है, कभी असफल नहीं होता। तो करोड़पति भी बन गए। करोड़पति हो जाने के बावजूद जब तक वो खत्म नहीं हुए, आखिरी वक्त तक उनमें वो तत्व मिलते रहे, यानी कि जीवन मूल्य, मानवता के गुण उनमें हमेशा जीवन पर्यंत बने रहे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खाना बदोशों से जुड़े हुए थे। नानी के बारे में थोड़ा सा वर्णन विष्णु खरे जी ने किया है कि चैपलिन की नानी खाना बदोशों से जुड़ी हुई थी, और वह एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उन खाना बदोश औरत में भारतीयता रही हो। भले वो खाना बदोश जैसा जीवन यापन कर रही हो उसकी नानी, लेकिन फिर भी भारतीयता के भाव उसके अंदर थे, भारतीयता के गुण उसके अंदर थे। क्योंकि यूरोप की जिप्सी, यूरोप में रहने वाली थी उसकी नानी, जो जिप्सी लोग भारत से ही गए थे, वो भारत से ही वहां जाकर निवास करने लगे थे, इसलिए कुछ भारतीय संस्कृति के तत्व उनके अंदर समाहित थे उनकी नानी के अंदर। और अपने पिता की तरफ से, अपने पिता, इनके पिता यहूदी वंशी थे, यहूदी धर्म के अनुयायी थे। तो इन जटिल परिस्थितियों ने, ऐसी विषम परिस्थितियां चार्ली चैपलिन के जीवन में बचपन से ही आ गई। माँ कहीं की और, पिता कहीं के और, नानी कहीं और जीवन यापन कर रही, माँ पागल हो गई, बचपन में ही गरीबी आ गई। तो ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाने के बावजूद क्या हुआ, इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी, कि मुझे बाहर रहना है, अब समाज तो मुझे भगाता है, दुत्कारता है,
तो बाहरी बना दिया, बाहर बाहर सबसे हट करके रहना, सबसे अलग रहना, और घुमंतु चरित्र बना दिया। घुमंतु बस घूमना है, मुझे भ्रमण करना है, अब तो यहाँ से वहां सब चीज की जानकारी लेना है। उनका चरित्र, उनका जीवन बाहरी और घुमंतु बना दिया इन घटनाओं ने। वे कभी मध्यवर्गीय बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य ना अपना सके, कभी मध्यम वर्ग की श्रेणी के बचपन से नहीं आ पाए, बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य कभी नहीं अपना पाए वो। यदि उन्होंने जब महान अभिनेता बन गए, फिल्मी दुनिया में आ गए, तो उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि जैसे बचपन से उनको मिलती रही, वही छवि, ट्रैम, कुछ फिल्मों के नाम बता रहे, ट्रैम यानी कि बद्दू, खाना बदोश, आवारागर्द की प्रस्तुति की है। ऐसी फिल्मों के नाम लिए हैं इन्होंने काम किया जिन फिल्मों में। इसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं, अवचेतन तक, अंतः मन तक जो भी उनकी फिल्मों को देखता है वो उतर जाते हैं। यानी कि जो फिल्मों के नाम लिए, बद्दू, खाना बदोश, आवारागर्द, इनमें कुछ ऐसी ही प्रस्तुति उन्होंने, बस घूमने वाली, घुमत्तू, घुमक्कड़, बाहरी, ऐसा कुछ उन्होंने यहाँ पर उतारा है। अच्छा, एक बात और खरी जी कहना चाहते हैं, चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानक विदों यानी कि मानविकी के विद्वानों ने भी सिर धुने हैं। चार्ली चैपलिन की कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, जो फिल्मों की समीक्षा करते हैं, उसमें अच्छाई बुराई निकालते हैं, उसमें कमी बेशी निकालते हैं, सिर्फ उन लोगों ने ही नहीं, समीक्षकों को छोड़ करके, समीक्षकों की तो बात ही छोड़ दें, फिल्म कला के जो उस्ताद, जाने माने उस्ताद फिल्म कला के रहे, और मानविकी जो बहुत ही योग्य व्यक्ति माने गए समाज के, देश के कई विद्वान लोग, इन्होंने भी सिर धुने हैं कि ऐसा व्यक्ति भी ऐसी भी कला अभिनय कर सकता है, लोग बागों को अपने ऊपर हंसने का मौका दे सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। और उन्हें नेति नेति कहते हुए यह मानना पड़ा कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है, कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है कि अब इनके बारे में हम क्या लिखें, कैसा इनका जीवन रहा, क्या लिखें। लोग बागों के लिए उनके जीवन के बारे में लिखना कठिन होता रहा। लोग बागों का मानना है, खासतौर से हमारे खरी जी का, दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देती, सिद्धांत कला को जन्म नहीं देती, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है बचपन से ही, या बाद में इंसान गढ़ता है उस कला को, अपने अंदर उकेरता है उस चीज को। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर, करोड़ों लोग उनकी कलाकृति को देखते हैं, अभिनय को देखते हैं, और इतना वो हंसाते हैं दर्शकों को कि लोग बाग पेट दुखने लगते हैं। यानी कि करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं। उन्हें मेल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। कोई सारगर्भित समीक्षा भी करे, उनके बारे में टीका टिप्पणी भी करे, उनसे कोई लेना देना नहीं। बस हमें तो इनकी फिल्मों को देख करके हंसी आती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, इसलिए वो उस चीज को देखते हैं, अपने पेट दुखा लेते हैं हंसते हंसते। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं, समय से बिल्कुल अलग हट करके भूगोल से काट कर देखते हैं। जो देखते हैं उनकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है, उनकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देख, अच्छा, जब कोई चार्ली चैपलिन की फिल्में देखता है तो लगता है कि ये अपने ऊपर हंसवा रहे लोगों को, हमारे ऊपर भी समाज की दुनिया के लोग काफी हंसते होंगे। यानी कि चार्ली में खुद को लोग बाग देखते हैं जो उनकी फिल्मों को देखते हैं। दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। अच्छा, एक विशेषता इनकी फिल्मों में यह है कि 10 सेकंड, बहुत कम, निम्न समय, छोटा सा समय, वो कितना परिवर्तन फिल्म में कर देते हैं। सामान्य स्थिति में समझो चार्ली चैपलिन चल रहे और 10 सेकंड बाद फिल्म देखने वाला पता चलता अरे कितना मुसीबत में इनका जीवन आ गया। अपने जीवन को तुरंत हर 10वें सेकंड में मुसीबत में डाल देना और फिर सामान्य स्थिति में आ जाना, ये एक महान अभिनेता के ही लक्षण है। तो जो भी उनकी फिल्मों को देखता है वो सुपरिचित लगती है। ये सब हमारे जीवन में भी घटित होता है, अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। जो भी चार्ली की फिल्मों को देखता है कुछ तो अपने जीवन के तत्व ही मिल जाते कि हम भी चार्ली से कम थोड़ी हैं, हमारे ऊपर भी समाज काफी हंसता होगा, हमारे अंदर ये चीजें जो चार्ली ने उस फिल्म में दिखाई, अगर अपने ऊपर वो ध्यान न दे तो अपने पड़ोसी, मोहल्ले वाले, अपने रिश्तेदारों पर वो चीज फूकने लगते हैं, निकालने लगते हैं, परिचितों में देखने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना। कला में प्रेरणा देने वाली चीज क्या है?
कला यानी कि बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि, उसने भावना को चुना, यानी कि बुद्धि को चुनो या भावना को। तो चैपलिन ने अपने जीवन में भावना को चुना कि मेरा जीवन, मेरी कलाकृतियां, मेरा अभिनय भावना प्रधान होगा। उसने बुद्धि को नहीं चुना ज्यादा, उसने भावनाओं का चुनाव किया। उसके कारण थे कि भावनाओं को ही उसने क्यों चुना। भाव प्रधान फिल्मों का निर्माण उसने क्यों किया? क्योंकि बचपन की 2 घटनाओं से चैपलिन पर, उसके जीवन में बचपन में 2 ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जिसका उसके जीवन पर्यंत वो घटनाएं उसके अंतःकरण में बैठी रही। 2 घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाल दिया। बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव उसके जीवन में पड़ा 2 घटनाओं का, बचपन की घटनाओं का। कौन सी घटनाएं? एक बार जब वे बीमार थे, बचपन में एक बार चार्ली चैपलिन बीमार थे, तब उनकी मां ने उन्हें एक कहानी सुनाई। अब गरीब स्थिति थी, परित्यक्त हो गई थी बेचारी, हल्का हल्का दिमाग भी डिस्टर्ब रहने लगा था मां का। उसने कहा कि मेरा बेटा बीमार है, इसकी रक्षा करने वाला, दवाई इलाज कराने वाला कोई नहीं है, क्या करूं? पैसे नहीं है कि कहीं वैद्य जी के पास या डॉक्टर के पास ले जा करके इलाज कराऊं। तो क्या कहा कि बेटा सुन, तू लेटा रह, तेरी तबीयत खराब है, देख हमारे देश के, हमारे समाज के महापुरुष कैसे कैसे होते रहे हैं, उनके जीवन में भी कई प्रकार की दिक्कत परेशानियां आती रही। तो जब वो एक बार बीमार थे तो मां ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया। बाइबल की पुस्तक उठाई, ग्रंथ उठाया और ईसा मसीह का जीवन परिचय पूरा सुनाना प्रारंभ किया कि बेटा अपनी तकलीफ को तो दूर कर, सिर्फ इसमें ध्यान दे, जो मैं कथानक तुझे सुनाने जा रही हूँ प्रभु ईसा के बारे में। सुनाया पूरा जीवन, कैसे उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन कौन उनके माता पिता थे, समाज सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए, क्या किए, पूरा जीवन वृतांत उन्होंने सुना डाला ईसा मसीह का। और फिर अंतिम वर्णन जो वो कहने जा रही थी कि ईसा के सूली पर चढ़ने का प्रकरण, कैसे सूली पर चढ़ाया गया, सिर पर कैसे कांटों का ताज रखा गया, हाथ पैरों पर कैसे लोहे के कीले ठोके गए। जब ये प्रकरण आ रहा था उनको सूली पर लटकाने वाला, तो आते आते माँ का भी गला रुंध आया, माँ का गला रुंध गया। माँ और बेटा दोनों रोने लगे जब ये ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने का प्रकरण आया। अपनी आत्मकथा में चैपलिन लिखते भी हैं, अपनी आत्मकथा में चैपलिन ने इस बात को लिखा भी है। अच्छा, एक घटना तो ये जीवन पर्यंत जो उनके हृदय में बैठी रही कि ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं, तो हमें अगर कष्ट का जीवन व्यतीत करना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे महापुरुषों ने कितना कष्ट अपने जीवन में झेला है। अच्छा, दूसरी बात, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की, जब हम बीमार थे, वो सुना रहा था, उनका कथानक सुना रही थी माँ। अंधेरे कमरे में हम लेटे हुए थे, ओकले स्ट्रीट के तहखाने में, उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए कि ईसा मसीह करुणा के अवतार थे। उन्होंने समाज के लिए कितने कष्ट सहे, सिर्फ समाज सुधार के लिए, अच्छाई को समाज में देने के लिए। तो उनके जीवन मूल्य के तत्व उसकी माँ ने बचपन से ही बीजारोपण कर दिए उसके अंदर, यानी कि तो उनके महानतम और समृद्धतम विषय दे दिए उसकी माँ ने कि बेटा तू बड़ा होकर के कितना भी बड़ा हो जा, लेकिन इन चीजों को कभी मत भूलना। तेरे अंदर स्नेह का भाव होना चाहिए, जैसे हमारे महापुरुष प्रभु ईसा के थे। करुणा और मानवता के गुण तेरे अंदर हमेशा संजो के बनाए रखना। तो एक तो ये जीवन पर्यंत उसके जीवन बने रहे। तो एक घटना ये ईसा मसीह की घटना। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं थी, वो भी काफी मार्मिक थी। देखो, एक समय की घटना फिर बता रहे, इन 2 घटनाओं का उसके जीवन में बहुत प्रेरणा दी। यानी कि बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था, जब घर लोग बागों ने निकाल दिया तो उसको छोटा सा एक घर लेना पड़ा। वो ऐसे स्थान पर उनका घर था जहां से कसाई खाना दूर नहीं था, कसाई खाना पास में ही था, जहां गाय भैंस बकरे लोग बाग पकड़ करके कसाई लोग उनको काट डालते थे। तो अपने दरवाजे पर वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा चार्ली बैठा हुआ था चबूतरे में। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहां ले जाया जाता देखता था। कसाई लोग पकड़े हैं जानवरों को, वो ले जा रहे हैं। उसको इतना एहसास था कि इसको अंदर ले जाकर के ये लोग काटते हैं, मारते हैं, क्या करते हैं। उसको थोड़ी बहुत भान था कि इसको काट डालेंगे, मार डालेंगे इन जानवरों को, हिंसा करेंगे ये लोग। तो रोजाना वो देखता था कि कितने जानवर ले जाए जा रहे हैं और वहां पर वो मार दिए जाते हैं। लेकिन एक घटना ने उसका हृदय को द्रवित कर दिया बिल्कुल।
कौन सी घटना घटित हुई? एक बार एक भेड़ क्या, उसका छोटा सा एक बच्चा था, भेड़ का छोटा सा, मेमना जिसको कह सकते हैं, यानी कि एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ा करके, कसाई था उसके कान पकड़े था, जोर से पकड़े था, उसने थोड़ी सा जोर लगाया उस बच्चे ने, मेमने ने, और वो उसके कसाई के हाथ से छूट गया। तो वो जैसे तैसे अपनी जान छुड़ा करके भाग निकली। उसे पकड़ने वाले 2-3 व्यक्ति थे उसके पीछे, उसको पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, वो तेजी से भाग रहा था। अब चार्ली अपने चबूतरे पर बैठे हुए ये घटना देख रहे थे। कई लोग जो उसका पीछा करते हुए भाग रहे थे कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। सब लोग हंसने लगे जो देख रहे थे कि बताओ तो ये छोटा सा मेमना उसके हाथ से छूट गया, कैसा दौड़ाए घूम रहा है। तो आखिरकार कई लोग, 4-6 व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे और वो बेचारा एक छोटा सा मेमना का बच्चा, छोटी सी भेड़, आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया। कब तक भागता, और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे कि चल अब कसाई के पास तुझे ले जाएंगे, आज तेरी मौत होना है, आज तुझे काटना है। तब चार्ली को एहसास हुआ, जब वो पकड़ लिया गया बच्चा, उसको अंदर ले जाने लगे तो चार्ली का हृदय पसीज गया। उसको एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। जहां से उसने देखा कि वो भेड़ का बच्चा पकड़ लिया गया, वो कसाई लोग पकड़ करके उसको कसाई खाने में ले जाने लगे, तो दरवाजे से ही चिल्लाता हुआ, रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचता, अंदर माँ के पास रोता हुआ दौड़ता है। क्या चिल्लाता है? उसे मार डालेंगे, उसको मार डालेंगे। अब तो वो उसको, बाद में चैपलिन ने, माँ ने समझाया, कोई बात नहीं, समझाया, जैसे तैसे शांत कराया बच्चे को। बाद में ये घटनाएं, उसके बचपन में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसका उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, वो जो जीवन पर्यंत उसके साथ रहा। तो बाद में चैपलिन ने जब बड़े हो गए, कलाकार बन गए, उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। चार्ली चैपलिन ने एक पुस्तक अपनी आत्मकथा के रूप में भी प्रकाशित की। तो अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि बसंत की वह बेलौस दोपहर, बसंत का मौसम था, जो हमारे देश में 6 प्रकार की ऋतुएं आती है, उसमें प्रमुख ऋतु जो बसंत होती है, उस बसंत की ऋतु का वर्णन था जिसमें वो भेड़ दौड़ रहा था। यानी बसंत की वह बेलौस दोपहर और वह मजाकिया दौड़, हंस रहे थे लोग बाग, वो कसाई पकड़ रहे थे भेड़ के बच्चे को, कई दिनों तक मेरे साथ रही, कई दिनों तक उसकी स्मृति मेरे दिमाग में बनी रही। और मैं कई बार सोचता हूँ, बड़े होने के बाद भी सोचता हूँ, और उस घटना ही ने तो मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी। जो मेरे बचपन में ये घटनाएं घटित होती रही, क्या बचपन से ही मेरी भावी फिल्मों की भूमि शायद उन घटनाओं ने ही तय कर दी हो कि तुम्हें ऐसे कार्य करना है, ऐसी फिल्मों को निर्माण करना है, तुम्हें बुद्धि का प्रयोग नहीं करके अपनी भावनाओं का प्रयोग करके अपनी फिल्मों को निर्मित करना है। ठीक है, तो बचपन से ही मेरी भाव भूमि तय कर दी थी। त्रासदी और हास्य उत्पादक तत्वों के सामंजस्य की, कि त्रासदी हमारा कष्ट में जीवन है, तो हम ऐसी फिल्मों को बनाएं कि कष्ट में छाए हुए लोग जिनका जीवन मुसीबत में है, मेरी फिल्मों को देख करके वो कष्ट से कुछ छुटकारा पाएं और उनके हृदय में प्रसन्नता आ जाए। ये मुझे करना है। तो त्रासदी और हास्य उत्पादक तत्वों के सामंजस्य को बचपन से ही उनके हृदय में भर दिया गया। ऐसा कुछ अभी इस पार्ट में आपने सुना। आगे क्या होगा ये कल के वीडियो में डालेंगे। इस पार्ट को भी यही समाप्त करते हैं, इस पार्ट को। धन्यवाद।